स्टैटिस्टिक्स तुम लोग कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो? क्या 9th में पढ़ा था? 9th में पढ़ा था। 9th में क्या पढ़ा था? स्टैटिस्टिक्स बताओ। कुछ लोगों ने मीन मीडियन पढ़ लिया था 9th में, लेकिन सीबीएसई वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा था शायद तक। उन्होंने ग्राफ प्लॉट करना पड़ा था, याद है क्या? फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, ये सब नहीं पढ़ा था तुम लोगों ने? नहीं याद है? ओके, थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। ग्राफ प्लॉट करना देखा था, जिसमें बार ग्राफ बनाते थे, हिस्टोग्राम बनाते थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते थे, ये अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाते थे। उसका ऑब्जेक्टिव क्यों होता था, क्यों हम ग्राफ बनाते थे? क्यों हम ग्राफ बनाते थे डेटा? ताकि उसका इंटरप्रिटेशन बेटर हो सके, उनको उस डेटा से हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सके, समझ सके। समझ में आ रहा है ये चीज? जैसे कि क्रिकेट मैच भी हम देखते हैं तो बार बार अलग टाइप के ग्राफ बनते हैं। कई बार वो एक स्टेयर केस ग्राफ बनता है, कई बार वो हिस्टोग्राम बनता है, हर ओवर में कितने कितने रन बने, ये तुम लोगों ने देखा होगा। तो स्टैटिस्टिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेटा का इंटरप्रिटेशन, मतलब डेटा को देख के समझ पाना, कुछ कंक्लूजन निकाल पाना। क्या ये समझ में आया सभी को? स्टैटिस्टिक्स मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा का डिस्क्रिप्शन बस एनालाइज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जैसे हमने ग्राफ एक डिस्क्रिप्शन देखा, दूसरा जब तुम लोग 10th में आए थे तो हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखा था। 3 तरह की सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मोड। मतलब डेटा का सेंटर कहां पर है ये देखते थे हम लोग, याद आया? ठीक है। तो मैं जो बता रहा था, डिस्क्रिप्टिव में हम यही डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ग्राफ कैसा बन रहा है, मीन क्या है, ये सारी चीजें। दूसरा जो पार्ट होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, वो फ्यूचरिस्टिक पार्ट है। मतलब हम पुराने डेटा को इंटरप्रेट करके समझ के फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। अगर तुम लोगों ने कई बार देखा होगा तो मैचेस वगैरह में भी प्रिडिक्शन स्कोर बता देते हैं ना, कितना % चांसेस के जीतने का है। ठीक है, कई बार वो कई तरह के एनालिसिस करते हैं, इस ग्राउंड में इस टीम ने इतने मैच जीते थे तो इस बार जीतने का इतना चांस होगा। तो ये मान के चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्यूचर के लिए, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और जिसका स्टैटिस्टिक्स स्ट्रांग होता है ना, उसको बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब मिलती है। एक स्पेशल कोर्स होता है बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का, सुना कि नहीं? बी स्टैट। इनफैक्ट एक कॉलेज है, डेडिकेटेड कॉलेज है, एक नहीं 2 कॉलेजेस है मेरे ख्याल से, जिसमें एक कॉलेज है ISI कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। ठीक है, जहां सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई होती है पूरे 3 साल 4 साल, उसी का कोर्स होता है, PG UG PG सारे कोर्सेस। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है और पिछले वाले से क्या अलग है, वो समझाता हूं मैं। जैसे कि मान लो 2 बैट्समैन है, एक बैट्समैन ने स्कोर किया 3 4 5 मैचेस की बात करता हूँ, 0 किया, फिर 10 किया, फिर 100 किया, फिर 150 किया, फिर 50 किया, इस तरह का स्कोर किया पहले बैट्समैन ने। ठीक है, दूसरे बैट्समैन ने जो स्कोर किया वो ऐसा कुछ है, 80 है, 75 है, 82 है, 83 है, 84 है, ऐसा स्कोर है। समझ में आ रहा है? ये दोनों बैट्समैन के स्कोर है। हो सकता है दोनों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज 75 80 के बीच में आएगा, लेकिन इसके डेटा में और इसके डेटा में कुछ और डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। वो क्या है? क्या डिफरेंसेस ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ये ज्यादा कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है। एक ऑब्जर्वेशन, और क्या ऑब्जर्वेशन है? ये स्प्रेडेड डेटा है। स्प्रेडेड मतलब मैक्सिमम 150 बना दिया, मिनिमम कितना बनाया है? 0। ये कम स्प्रेडेड है, कन्फाइंड डेटा है। समझ में आ रही है कि नहीं ये चीज? अगर मान लो मैं डेटा के ग्राफ को बनाता हूं, इस डेटा को अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसका ग्राफ ज्यादा फैला हुआ बनेगा और इसका ग्राफ जो है ज्यादा कन्फाइंड बनेगा, आसपास में रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ये जो फैलाव है जो डेटा का, वो कितना ज्यादा है या कितना कम है, इस चीज को मेजर करने के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जिसको बोलते हैं डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कितना फैला हुआ है। ठीक है, और 11th के स्टैटिस्टिक्स में यही टॉपिक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जैसे 10th में मेजर ऑफ क्या था? सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। तो यहाँ मेजर ऑफ डिस्पर्शन के भी अलग अलग तरीके हैं। इसमें से एक तरीका है मीन डेविएशन। जो मैंने वर्ड बोला उसका मतलब क्या है? मीन डेविएशन। डेविएशन का मतलब समझते ना?
मीन से मिड वैल्यू से कितना डेविएटेड है, कितना फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन। क्लियर हो गया ये चीज? तो हम सबसे पहली जो चीज पढ़ने वाले हैं आज वो है मीन डेविएशन। तो हेडिंग डालो मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। ओके, अब एक अंदाजा बता देता हूँ मीन डेविएशन से फैलाव हमको कैसे पता चलता है, कितना स्प्रेडेड है, कैसे पता चलता है। मान लो इसका एवरेज आ रहा होगा 75, मतलब इसका मीन आ रहा होगा मान लो 75, ठीक है। तो ये अपने मीन से कितना डेविएटेड है, कितना डेविएटेड है, बीच की वैल्यू 75, लोवेस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 0, हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 70, तो उसका स्प्रेड कितना है, डेविएशन कितना है 75 का स्प्रेड, ठीक है। इसकी मीन वैल्यू मान लो आ रही होगी 80, तो ये अपनी मीन वैल्यू से कितना डेविएटेड है, तो मिनिमम देखो कितना आ रही है 5, और 5 का डिफरेंस, और मैक्सिमम में कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस, तो डेविएशन कम है। क्या ये क्लियर हो गया? तो आज हम पढ़ने वाले मीन डेविएशन, इसमें भी दो तरह के मीन डेविएशन देखेंगे। पहला देखेंगे अबाउट द मीन, अबाउट द मीन, और दूसरा देखेंगे अबाउट द मीडियन, अबाउट द मीडियन। अबाउट द मीन मतलब मीन के अक्रॉस, मतलब इसका मीन निकाल के फिर कितना स्प्रेडेड है, तो अबाउट द मीन। इसका मीडियन निकाल के फिर कितना स्प्रेडेड है, तो क्या हो जाएगा अबाउट द मीडियन। समझ में आ गया ना वर्डिंग्स का मतलब? अब थोड़ा सा याद करो, बताओ मीन को किससे डिनोट करते थे, किससे? एक्स बार। एक्स आई एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन का नोटेशन था, एक्स बार किसका था, मीन का। और मीडियन का क्या होता है यूजुअली, एम सबस्क्रिप्ट में ई ले लेते हैं, क्योंकि मीडियन और मोड दो चीजें आ जाती थी, इसलिए सिंपली एम भी लिखोगे तो भी चलेगा, एम ई लिखोगे तो भी चलेगा। हम एम लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम मोड नहीं पढ़ने वाले, तो सिंपली एम लेके चलेंगे। क्लियर? और मीन डेविएशन का जो नोटेशन होगा वो एमडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के मीन डेविएशन पढ़ने वाले हैं, एक मीन डेविएशन अबाउट द मीन, तो ऐसा आ जाएगा, दूसरा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मतलब ऐसा आ जाएगा। समझ में आ गई ये चीज? तो ये दो चीजें हम निकालना सीखेंगे, ये दो चीजें। अब क्या क्या प्री रिक्विजिट है ये निकालने के लिए, आपको क्या आना चाहिए, आपको ये निकालना आना चाहिए, ये मतलब मीन, और आपको ये निकालना आना चाहिए मतलब कि मोड, मतलब क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सीधे सीधे हम आ जाते हैं कितने टाइप के ऑब्जर्वेशंस होते हैं, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है वो डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखो सामने क्या क्या चीजें, एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ लिखा है मीन डेविएशन, अबाउट द मीन, अबाउट द मीडियन, जो मैंने समझाया, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो अबाउट द मीन में ये दो कैटेगरी बनाई है। क्या है ये कैटेगरी? ग्रुप्ड डेटा, और दूसरा कौन सा है, अनग्रुप्ड डेटा। क्या ये इसका मतलब समझते हो, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है इसको बताओ, और किसी को? अनग्रुप्ड डेटा, जैसे मान के चलो ये जो डेटा सीधा 57623, ये कौन सा डेटा हो गया, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। ग्रुप्ड डेटा में क्या हो जाता है, ग्रुप्ड डेटा में अगर डेटा बहुत ज्यादा होता है तो हम डेटा को भी लिखते हैं और बाजू में उसकी फ्रीक्वेंसी को भी लिखते हैं, याद है कि नहीं? इसमें जैसे ये वाला सेकंड वाला कौन सा एग्जांपल है, ग्रुप्ड डेटा का, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन को लिखा और बाजू में क्या लिखा, उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखा। और ग्रुप्ड के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्या होता है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। मतलब ऐसा सीधा नंबर मिल गया तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटीन्यूअस में क्या हो जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 क्लास इंटरवल दिया रहता है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या ये क्लियर हो गया? तो तीन तरह के डेटा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला डेटा अनग्रुप्ड डेटा, दूसरा ग्रुपिंग में कौन सा आ जाएगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, और तीसरा ग्रुपिंग में कौन सा आ जाएगा, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले सबसे सिंपल वाले से चालू करेंगे, अनग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है। एक मिनट और थोड़ा सा ध्यान से सुनना ना, क्वेश्चन कैसे बने हैं अगर आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे। इसके दो क्वेश्चन मिलेंगे, इसके दो क्वेश्चन, इसके दो क्वेश्चन, हर एक कैटेगरी के दो दो क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले हम इस कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, तो लिख लेना, हेडिंग डालना, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन,
मतलब कि ये चीज निकालना है आपको, एमडी अंडर ब्रैकेट एक्स बार, कौन से डेटा के लिए? फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर अनग्रुप्ड डेटा, फॉर अनग्रुप्ड डेटा। लिख लिया? ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये सामने लिखा है, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, एमडी अंडर ब्रैकेट एक्स बार इज इक्वल टू समेशन मॉड, मॉड के अंदर में क्या लिखा है? एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। नोट कर लिया क्या सबने? स्टार्ट करें इस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करना। नहीं, मॉड मतलब यहाँ पर तो हमारे पास सीधा नंबर रहेगा तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, है ना। वो अगर अननोन होता है ना, जैसे एक्स होता है, वाई होता है, वेरिएबल होता है, तब प्लस और माइनस दो लेते हैं, हमें पता नहीं है कि वो नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव, तब प्लस और माइनस हो जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे ये लिखा हुआ है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना है, ऑब्जर्वेशंस की करना है। ऑब्जर्वेशंस मतलब एक्सआई, ये एक्सआई की वैल्यू है, क्या है? 4 7 8 9 10 12 13 17, ये एक्सआई की वैल्यू है, ऑब्जर्वेशंस है। और आपको क्या निकालना है? आपको क्वेश्चन में निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, एमडी अंडर ब्रैकेट एक्स बार। फॉर्मूला भी आप लोगों ने लिख लिया है, क्या लिखा है फॉर्मूला? समेशन, फिर क्या लिखा है? मॉड एक्सआई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, यही था फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा ध्यान से समझना। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एक्स बार। अगर एक्स बार निकालना आता है तो ठीक, नहीं आता तो याद करो फॉर्मूला क्या होता था, सारे ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय क्या होता था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अप्लाई करो और बताओ एक्स बार की वैल्यू क्या आ रही है। टेन, और किसी का आया 10? सबमिशन ऑफ एक्सआई, एक्सआई मतलब ये होता है मॉड एक्स एक्सआई माइनस मॉड एक्स। इसके बाद ये, इसके बाद ना एक्सआई से इसको माइनस करेगा, जैसे 10 आया, एक इसको टेबल वाला तरीका बता दे तो देख, जैसे पहला एक्सआई का कॉलम हो गया, मान ले क्या हो गया तेरा 4 7 8 9 10 12 13 17, ये हो गया। एक्स बार तूने निकाल लिया था, एक्स बार कितना है? एक्स बार 10 आएगा, सबका 10 आएगा। यस, हाँ, एक्स बार 10 आया। अब क्या करेगा? अगला कॉलम बनाएगा मॉड एक्सआई माइनस एक्स बार का। मतलब क्या करना है तेरे को? एक्सआई में से एक्स बार को माइनस करना है। तो एक्स बार की वैल्यू जैसे तेरी 10 है, 10 है, मान ली ये वैल्यू 10 है, तो 4 में से 10 को माइनस करेगा तो कितना बचेगा? -6, और मॉड ले लेगा तो क्या हो जाएगा? +6। तो ये वाली वैल्यू तेरी कितनी आ जाएगी? 6। समझ गया ना ये चीज? फिर 7 - 10 करेगा तो क्या हो जाएगा? 3। 8 - 10 करेगा तो क्या हो जाएगा? 2। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 7। समझ में आ रहा है क्या किया हमने? ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? ये इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि हम कर क्या रहे हैं? हम बीच वाले वैल्यू से ये कितना चेंज है, कितना डेविएटेड है, वही चीज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको? ये वाली वैल्यू निकल गई सबकी। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आंसर मुझे याद नहीं है लिटरली। फिर क्या करना पड़ेगा? इन सब का सम करना पड़ेगा, समेशन ऑफ मॉड एक्सआई माइनस एक्स बार। बताओ इसका सम कितना आएगा? 24 आ रहा है। डन। फिर ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो, तो इस पूरे का सम आया 24 डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? एन कितना था? 8 डिवाइडेड बाय 8 कर दो तो कितना आ जाएगा? 3। तो मीन डेविएशन इसका कितना आ गया? 3। समझ में आ गया सभी को? एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। नेक्स्ट सेम चीज निकालिए, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। जल्दी करो।
ऑनलाइन में क्लियर है सबको? एक बार चेक कर लेना। सार्थक, वैष्णवी, शशांक, गौरीशा। यस सर। ये सम कितना है? 500। सबका 500 है ना? 8.4। ओके, चेक करते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10, मतलब मीन 50 आ रहा है। पता नहीं, शायद मैंने इसमें तो नहीं किया है। तो हाँ, देखो तो एक बार क्या रहा है आंसर फाइनल, कितना आ रहा है? बुक में कितना है देखो एक बार। एट 8.4। ठीक है। बाकी लोग समझ गए ना प्रोसेस क्या करना है? दृष्टि समझ में आया प्रोसेस क्या करना है? तो ये इसके बाद क्या होगा दृष्टि, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? एक्स बार पहले निकालना पड़ेगा। एक्स बार कैसे निकलेगा? समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय क्या करना होगा? एन। और समेशन ऑफ एक्स आई कितना आ गया? 500 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो एक्स बार कितना आ जाएगा यहाँ पर? 50। यहाँ तक क्लियर हो गया था? फिर उसके बाद ये मॉड एक्स आई माइनस क्या निकालेंगे? एक्स बार। ये वाली वैल्यू जैसे 12, 20 ये सब आएगी बहुत सारी। फिर इन सबका सम कितना आना था? ये वाला सम, ये वाला सम आ गया 80। डन। सर वो एंटी बार मेरा 501 है। गड़बड़ होगा फिर। टेम्पलेट है ना, 500 आया, 500 ही आएगा यार। कुछ वैल्यू गलत एंटर कर रहा होगा, देख लेना। ठीक है। फिर मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला लगा देना। और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो ये सबका सम आया 84। एन की वैल्यू 10 है, तो आंसर आ जाएगा 8.4। क्लियर? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी ठीक है, सही है। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या क्लियर हो गया सबको? अभी हमने क्या निकाला? मीन डेविएशन अबाउट द मीन। कौन से डेटा के लिए? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अब नेक्स्ट फिर से लिखो, फॉर्मूला लिखो, हेडिंग डालो, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन
फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब उसमें क्या दिया होगा आपको, XI और FI दिया होगा, ठीक है, नोट किया सबने। अब इसका मीन कैसे निकलता है, तो मीन तो हालांकि ऑलरेडी आपने पढ़ा है, लेकिन दोबारा यहां पर देख लो। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, ये फॉर्मूला है समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। डायरेक्ट मेथड अगर याद होगा तो हम जो पढ़ते थे 10th में वो यही होता था, ठीक है। तो पहले मीन निकलेगा, फिर उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ये फॉर्मूला लगेगा। अप्लाई करो ये दोनों, ये लिखो दोनों फॉर्मूले पहले। लिख लिया सबने? ओके, अब करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन, अगेन दो क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है ये वाला, देखो क्या फाइंड आउट करना, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो पहले तो डेटा नोट डाउन कर लो, डेटा कैसे नोट डाउन करोगे और सब जल्दी जल्दी करना ना। XI और इधर पे क्या हो जाएगा FI। XI की वैल्यू नोट डाउन कर लो, 5 10 15 20 और ये क्या हो गया 25। FI की वैल्यू क्या हो गई 7 4 6 3 और ये क्या हो गया 5, ठीक है। पहले फेज में आपको क्या निकालना है, मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला भी आपने नोट डाउन किया, x बार इज इक्वल टू क्या नोट किया, समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। तो जल्दी ये अप्लाई करो, मीन निकाल के बताओ। कितना है FI XI कॉलम निकाल लिया, 35 40 90 60 125 डन। फिर उसका सम, दोनों का सम, इनफैक्ट FI का भी सम और FI XI का भी सम। FI का सम 6 4 10 और ये कितना आ रहा है 25। FI XI का सम 350, 160 प्लस 60 220 220 प्लस, हाँ 350 आ रहा है डन। अब निकालो मीन 14, ओके, मीन 14, x बार इज इक्वल टू 350 बाय 25, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी 14 डन। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या था मीन डेविएशन का फॉर्मूला। हाँ त्रिशा बताओ क्या था मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला, समेशन FI मॉड x बार अपॉन समेशन FI। तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि आप ये वाला कॉलम बनाओ, मॉड XI माइनस x बार, मतलब ये वाली चीज, ये वाली चीज फॉर्म करो, ठीक है। और ये चीज फॉर्म करने के लिए XI में से क्या माइनस करना पड़ेगा, XI में से माइनस करना पड़ेगा 14, तो XI माइनस 14 और उसका मॉड लेना पड़ेगा, समझ गए ना। तो क्या क्या नंबर आएंगे, फर्स्ट नंबर 9, सेकेंड नंबर 4 एंड सो ऑन, लिखते जाओ जल्दी जल्दी करते जाओ, ध्यान से समझ में आ रहेगा। हाँ हाँ, फिर सेकेंड कॉलम और नया वाला कॉलम जो है दोनों को मल्टीप्लाई करना। दृष्टि समझ में आ रहा है, तुमने मैथ्स के टेस्ट में कुछ भी नहीं बनाया क्यों, हाँ अटेंड नहीं किया था क्या प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी,
6.32 सेम आ रहा है। चलो ये सारी वैल्यूज एक बार कंफर्म कर दे जाओ, कितना आ रहा है, ये वाला आ गया होगा 1, ये आ गया होगा 6, ये आ गया होगा 11। डन। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। अगला जो कॉलम बनेगा उसमें क्या करना है, fi को मल्टीप्लाई करना है किससे, xi माइनस x बार से, मतलब ये वाले दोनों कॉलम्स मल्टीप्लाई होंगे, दिस कॉलम मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम। छोटे छोटे नंबर आराम से हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 7 9 जा 63, 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, 3 6 जा 18, 11 5 जा 55। डन हो गया ये वाला नंबर। फिर क्या करना पड़ेगा, इसके बाद इन सब का सम करना पड़ेगा। तो समेशन fi मॉड xi माइनस x बार। क्या ये क्लियर हो गया? तो सबको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 + 6 9, 9 + 6 15 + 8 23 + 5 28 का 8, ये आ गया 2 + 6 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 और 5 15, 158 आ रहा है ये सब। 158 आ गया। अब कुछ नहीं, यहाँ पर फॉर्मूले में तो md का फॉर्मूला कितना होता है, ये पूरे का सम मतलब कि 158 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, वो कितना है 25 आया। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। हाँ, अब क्या है, जिन लोगों को मैनुअली डिवाइड करना है ना, उन लोगों को थोड़ा हो सकता है कि 25 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम जाए, तो स्मार्ट वर्क करो। क्या स्मार्ट वर्क करो, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 4। ऐसा करने से नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। समझ गए ना? और फिर डिवाइड करना आसान हो जाएगा। ऊपर में तो सिर्फ 4 मल्टीप्लाई करना है, 8 4 जा 30 = 2, ये आ गया 3, 4 5 जा 20 + 3 23 का 3, ये आ जाएगा 2, 4 1 जा 4 + 2 कितना आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 8.32। ये यार आंसर। मैं कुछ गलत किया, 8 4 जा 32 का 2, ये आ गया 3, 4 5 जा 20 + 3 2 4 1, हाँ ये 6 होगा, 6.32। समझ गए ना? हटा दो फिर इसको। मैं अब हर एक टॉपिक का 2 क्वेश्चन है, एक ये जैसे मैंने अभी कराया, अगला क्वेश्चन जस्ट उसके बाद है, तो उसको स्किप कर दे, कर लोगे होमवर्क। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन है, इसको होमवर्क ट्राई कर लेना। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी आपने 2 तरह के मीन डेविएशन देखे, कौन कौन से कंडीशन में, कौन कौन सी कंडीशन में बताओ जल्दी। एक तो कौन सा था, अनग्रुप्ड, फिर दूसरा कौन सा था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अब तीसरा हेडिंग डालो, कौन से केस में, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन, अभी सिर्फ अबाउट द मीन चल रहा है, फिर अबाउट द मीडियन आएगा। मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर आपके जो ऑब्जर्वेशंस होंगे, जो डेटा होगा, उसमें आपको 2 चीजें मिलेगी, एक तो क्लास इंटरवल और दूसरा क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है ना, इसका फॉर्मूला हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा पता है इसका फॉर्मूला? क्योंकि यहां पर भी मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालने का वही फॉर्मूला है जो पुराना वाला है। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या पड़ जाएगा मीन निकालने में। मीन निकालने के अब 3 तरीके हो जाएंगे यहाँ पर। कौन से 3 तरीके हो जाएंगे? एक तो कौन सा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसके लिए पहले तुम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, क्लास इंटरवल से xi निकालना पड़ेगा। xi मतलब मिड वैल्यू, याद है क्या होता था, 0 से 10 तो xi कितना हो जाता था 5, 10 से 20 तो xi कितना हो जाता था 50। ऐसा करके xi फिर fi से मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, डायरेक्ट मेथड ये होता था। दूसरा एक और मेथड कौन सा होता था, स्टेप डेविएशन मेथड, और एक और था उसके पहले वाला, assumed mean मेथड, assumed mean मेथड, जिसमें d निकालते थे, di निकालते थे, फिर सॉल्व करते थे। तो जो पूरा 10th वाले 3 मेथड थे ना, तो तीनों मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सीधे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं और हम लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। कौन सा है, ये वाला है। हाँ, मीन डेविएशन अबाउट द मीन।
तो चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। ये तो अभी किया क्या, क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला। स्टार्ट करो सॉल्व करना। ये भी मीडियन है ना, ये भी गलत है जाता है एक बार। ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। ओके, सो डेटा नोट डाउन कर लिया सबने। अब मीन कौन से तरीके से निकालना चाहते हो? डायरेक्ट तो पता है ना, तो डायरेक्ट से निकालने में नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे। अच्छा, जो भी मेथड लगाना, एक्सआई तो निकालना ही पड़ेगा, एक्सआई पहले लिख लो सबका। क्यों काट दिया तृषा? एक्सआई निकाल लिया। तुमको तीनों मेथड आता है भव्य? नहीं आता? ओके, एक्सआई की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 50, 150, 250, 350, 450, 550, 650 और 750। कंफर्म करो ये आ गया क्या सबका? ठीक है। अब एक तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में सीधे सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसका सम निकालते हैं डिवाइडेड बाय एफ आई, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, इनफैक्ट वही। बट उसमें क्या होता है, कई बार ये बड़ा हो जाता है सोल्यूशन, याद है ना? तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके आ जाते हैं, एक स्टेप डेविएशन वाला और दूसरा अज्यूम्ड मीन। तो मैं स्टेप डेविएशन बता देता हूँ। स्टेप डेविएशन वो सबसे स्टेप वाइज बड़ा है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत छोटा बना देता है। स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, एक्सआई की बीच वाले किसी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं ए। समझ में आई ये चीज? फिर उसके बाद हम निकालते हैं यूआई। यूआई को स्टेप डेविएशन बोलते हैं। और यूआई कैसे निकाला जाता है? यूआई निकालने का तरीका होता है एक्सआई माइनस ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला होता है। यहां पर एच क्या होता है? एच होता है क्लास साइज या स्टेप साइज। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ui इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xi माइनस a हमने कितना ले रखा है 350 डिवाइडेड बाय h। h मतलब क्लास साइज, तो क्या साइज है इसका 100। h की वैल्यू 100, सबको क्लियर है h कहां से है? h की वैल्यू कितनी आ गई 100, जो ये साइज है। ठीक है, डन। हाँ, अब सबसे पहला वाला डेटा बताओ कितना आएगा। सबसे पहला डेटा 50 माइनस 350 माइनस 300 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा -3। तो ये पहला नंबर आएगा -3। सबको समझ में आया ना? h100 क्यों आया, क्लियर हुआ? अब ये मेथड मेरे को सबसे अच्छा क्यों लगता है पता है? क्योंकि इसमें आपको पता है कि यूआई की बाकी वैल्यू क्या आएगी। करेक्ट, क्या आएंगी? -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। So we'll get 360. मीन निकाल दिया 360, शायद हो सकता है, पता नहीं, एक मिनट इरेज करके देखना पड़ेगा। 358 है भाई। ये क्लियर हुआ सबको, याद है? फिर इसके बाद ये वाला जो मेथड है इसका फॉर्मूला क्या होता था, याद दिलाता हूँ। यूआई निकालते थे, फिर उसके बाद फॉर्मूला ये लगाते थे, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi इनटू ui डिवाइडेड बाय समेशन fi इनटू h। ये फॉर्मूला लगाना होता था। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए अब किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, fi और ui का। समझ में आ रहा है?
एफ आई और यूआई का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, एफ आई इंटू यूआई कितना आएगा, 4 3 12, तो ये हो जाएगा -12, ये कितना हो जाएगा -16, ये कितना हो जाएगा -9, फिर 0, फिर कितना आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 4 3 12, फिर 4 3 कितना हो जाएगा 12। ये समझ में आ गया? ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया, ये वाला कॉलम एफ आई वाला कॉलम और ये वाला कॉलम यू आई वाला कॉलम, और इससे मिल गया हमको ये वाला कॉलम एफ आई यू आई वाला कॉलम। डन, क्लियर? फिर क्या करेंगे, फिर समेशन, तो इसका समेशन निकालो, समेशन एफ आई यू आई कितना आ रहा है, और ये दोनों तो कट गया, ये दोनों कट जाएगा तो -4 बच जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो +1 बच जाएगा, है ना? तो ये 8 4 आएगा, 4 आ रहा है ना, 4 आएगा, ठीक है। और एफ आई का सम कितना आ रहा है, 50, और कुछ आ रहा है मेरे ख्याल से। तो डन। अब मीन निकाल के बताओ, ये फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके। थ्री 358। हाँ वैभव, कुछ प्रॉब्लम? ओके, तो अभी स्टेप 1 हुआ है, ठीक है। अभी मीन निकला है, अभी ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, तो मीन को किसमें से माइनस करना पड़ेगा, एक्स आई से, फिर मॉड लेके एफ आई से मल्टीप्लाई, फिर सब, फिर उसके। तो फैक्ट ये है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने जाओगे, कितने भी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने जाओगे, आधे घंटे से कम समय तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि एक्सआई निकालने में ही तुम लोगों को देखो 10 मिनट तो लग जाएगा, 5 से 10 मिनट, अगर बिना कैलकुलेटर के कर रहे हो तो, है ना। वो भी एकदम फॉर्मूला फटाफट याद है, कैलकुलेशन अच्छे से। फिर उसके बाद एक्सआई निकालेगा, फिर हर किसी को माइनस करोगे एक्स बार को, तो बहुत टाइम ले लेता है ये क्वेश्चन। समझ गए ना? मेरा टास्क था कि मैं समझा दूं कैलकुलेशन कैसा होगा, करके रखा है ये पूरा का पूरा। पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था 1-2 साल पहले, जब भी पढ़ाया था, तब ये पूरा का पूरा एक्चुअल कैलकुलेशन करके, तो देखो इतने बड़े बड़े नंबर आएंगे, ठीक है। इसको माइनस करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे एफ आई से, फिर सबको सम करोगे, फिर ये फॉर्मूले में रखोगे, तो फाइनली रिजल्ट ऐसा कुछ आएगा। समझ में आ गया ये? उसको मत करो, छोड़ दो, ठीक है। मेथड समझना इंपॉर्टेंट था। अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीन पूछेगा एग्जाम में, तो कभी भी इस वाले डेटा के लिए नहीं पूछेगा। कौन से डेटा के लिए पूछेगा? वो पूछ देगा आप लोगों को अनग्रुप्ड डेटा के लिए, जिसमें छोटा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें अगर पूछेगा तो ऐसा डेटा देगा कि बहुत छोटे छोटे नंबर होंगे, इतने बड़े बड़े नंबर नहीं होंगे जिससे मल्टीप्लिकेशन में ना फंसो। समझ गए? स्किप कर दो फिर उसको मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको यही वाला है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी मत बनाना, घर में भी मत बनाना, छोड़ दो इसको, ठीक है। सीधे सीधे अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। खत्म। अगला टॉपिक कौन सा होगा? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो हेडिंग डालो अब, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये देख लेना ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले तरीके से, एम डी अंडर ब्रैकेट एम, एम डी अंडर ब्रैकेट एम, कैपिटल एम मीडियन हो गया। सबसे सिंपल डेटा के लिए पहले हम जाते हैं अनग्रुप्ड डेटा की। अनग्रुप्ड डेटा तो फॉर्मूला वही होता है जो मीन के लिए होता था, बस एक्स बार की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं।
समझ गए ना ये चीज? बस यहाँ पर कैपिटल एम निकालना आना चाहिए। कैपिटल एम मतलब मीडियन निकालना आना चाहिए। क्या तुम लोगों को पता है मीडियन कैसे निकालते हैं अनग्रुप डेटा के लिए? इसको पता है? चलो एक डेटा देता हूँ, उसका मुझे मीडियन निकाल के बताओ। जैसे ये डेटा है, मीडियन निकाल के बताओ। अगर नहीं पता तो बोलो, मैं तो बता देता हूँ। नहीं पता तो मीडियन अनग्रुप्ड डेटा के लिए निकालने का तरीका है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दो या डिसेंडिंग, दोनों चलेगा। असेंडिंग में जमा दो। चलो असेंडिंग में जमाओगे तो सबसे छोटा नंबर पहले आएगा। क्या सबसे छोटा है? 10। तो पहले आ गया 10, फिर क्या आएगा? 11। 11 एक ही है, एक और है, एक बार और आ गया 11। और कोई नंबर है? 11 नहीं है। फिर अगला नंबर क्या आ जाएगा? 12। एक ही है 12। हाँ। फिर क्या आ जाएगा? 13 दो है, तो दो बार 13 आ गया। फिर क्या आएगा अगला नंबर? 14 एक है, तो ये आ गया 14। फिर अगला नंबर 16 दो दिख रहा है, तो ये दो बार 16 आ गया। फिर अगला नंबर 17 है, एक बार है, दो बार है, दो बार है 17। फिर लास्ट नंबर क्या हो गया? 18। बस खत्म। सारे नंबर को हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब सबसे बीच में कौन सा है वो देख लो। सबसे बीच में कौन सा है? 14 है पक्का? चलो देखते हैं। 14 अगर मान लो बीच में बोलो तो इसके पीछे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। 14 तो नहीं है बीच में। 13 भी नहीं होगा ना। 13 को अगर बीच मानोगे तो इसके पीछे 5 है, आगे में 6 है, तो दोनों बीच में है, दोनों बीच में है ना। समझ में आएगी? तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो उसका मीडियन हो जाएगा। समझ में आया तरीका क्या होता है? तो वही मीडियन। ठीक है। अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में बता। तो फॉर्मूले के फॉर्म में क्या है? फॉर्मूले के फॉर्म में इसका तरीका है n प्लस वन, हाँ n+1/2th टर्म इसका मीडियन होगा। n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्व्स। कितने काउंट कर रहे हो इसमें? कितने थे? 13 है, 12 है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं इसमें? 12। तो 12+1 मतलब करोगे तो कितना हो जाएगा? 30। 13/2 नंबर, 13/2 मतलब क्या हो गया? 6.5। मतलब 6th और 7th के बीच वाला। 6th और 7th, तो 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 इनके बीच का मतलब इनका एवरेज 13.5। तो मीडियन इसका कितना आ जाएगा? 13.5। क्या ये सबको समझ में आएगा मीडियन अनग्रुप्ड डेटा के लिए कैसे निकालते हैं? ठीक है, डन। ओके। अब अगला स्टेप क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। तो क्या है फॉर्मूला बताओ मीन डेविएशन का? अभी तो मीडियन निकला है ना, मीडियन 13.5। अगला हमको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। क्या है फॉर्मूला? बोलो जल्दी। समेशन मॉड xi माइनस m डिवाइडेड बाय n। n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कैपिटल N। ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर में n की वैल्यू कितनी थी? 13 थी। तो डिनोमिनेटर में 12 थी ना, n की वैल्यू 12, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12। न्यूमरेटर में बताओ क्या क्या नंबर आएंगे? हाँ, सबसे पहले तो 10 माइनस 13.5 कितना बनेगा? -3.5। उसका मॉड लगा हुआ है, तो मतलब क्या आ जाएगा? 3.5। समझ में आया? प्लस अगला नंबर 11 माइनस दिस कितना आ जाएगा? 2.5। अगला नंबर फिर अगेन 2.5। ऐसा करते हुए सारे नंबर्स का डिफरेंस निकालो इसके साथ और उसको क्या कर दो? प्लस कर दो। क्लियर हो रहा है प्रोसेस? क्या क्या हो रहा है? तो बताओ क्या आ रहा है आंसर? फाइनल आंसर? हाँ, लगभग ऐसे कुछ आ रहा है।
मैंने समझ में आ रहा है। देखो प्रोसेस समझ में आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन अब हम नहीं कर सकते उस लेवल पे। मतलब मैं नहीं, यहाँ पर बोर्ड में नहीं कर सकता, तुम लोगों को करने आना चाहिए थोड़ा बहुत, जितना एटलीस्ट रिक्वायर्ड है, थोड़े बहुत एडिशन। तो स्किप कर दो, फिर मैं इसको छोड़ दूं। ठीक है, कैलकुलेशन में क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, हटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देखो। मीडियन बस बता दो, मीडियन, आगे का प्रोसेस तो कैलकुलेशन है। मीडियन बता उसका क्या होगा। तो मीडियन के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, फिर बीच वाला नंबर आइडेंटिफाई करना। 52.5 और किसी का 1, सबसे छोटा तो ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 2, उसके बाद ये आ रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर नहीं 3 इधर आ जाएगा, 3, 4, 5, फिर 6 कौन सा आ रहा है, 6th नंबर पे ये आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या, 47.5 चेक करना एक बार दूसरा। और किसी का है 47.5। हाँ ठीक है, डन, क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर बीच वाला नंबर निकालना है। बीच वाले नंबर निकालने का सीधा तरीका n+1/2 कर दो, तो जैसे यहाँ 5.5 आ रहा है, तो 5th और 6th के बीच वाले नंबर का एवरेज। डन, इरेज कर दो। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना वो है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। फिर से वही कर रहे हैं, लेकिन अब कौन से डेटा के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब कौन सा डेटा होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब डेटा में क्या गिवन होगा, xi और fi। मतलब ये क्लियर हो जाना चाहिए, अनग्रुप्ड में सिर्फ xi होता है, डिस्क्रीट में xi और fi होता है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, क्लास इंटरवल और fi। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन होगा, आपको xi और fi गिवन होगा। ठीक है, अब ऐसा डेटा जिसमें xi और fi गिवन हो, उसका मीडियन कैसे निकालते हैं। तो उसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला है ये जो आपको सामने दिख रहा है, स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या लिखा है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद आया। दूसरा स्टेप क्या है, एन निकालना होता है। एन क्या होता है, समेशन ऑफ fi। तीसरा स्टेप क्या होता है, याद करो, n/2 निकालते थे। n/2 निकालने का मीडियन क्लास मिलता था, अगर कंटिन्यूअस है तो मीडियन क्लास, डिस्क्रीट है तो सीधे मीडियन मिल जाएगा। और फिर उसके लिए फॉर्मूला लगाना है। तो ये स्टेप, ये वाली चीजें नोट डाउन कर लो, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से ना वो करेक्शन हो, n+1/2 आएगा, है ना, ये n+1/2 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना। n+1/2 मतलब वही वाला तरीका जो हमने पिछले बार किया था। हटा दो उसको फिर मैं। चलो अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, हाँ चेक कर लो, डेटा नोट डाउन करो पहले, तो सबसे पहले
डेटा नोट डाउन कर लिया सबने? xi और ये क्या हो गया fi। अब स्टेप क्या लिखा था मीडियन निकालने का? स्टेप नंबर 1 क्या था? cf, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो cf कैसे निकालते हैं, याद है तो ठीक, नहीं याद है तो देखो, जैसे पहली फ्रीक्वेंसी हो गई 8, फिर उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से ऐड करते हैं, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा? 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 6 कितना हो गया? 26। ये प्रोसेस क्लियर? cf डन। ठीक है, बता दूं क्या पूरा कि बाद में नोट डाउन करोगे? चलो देखो, यहां तक क्लियर हो गया सीएफ निकालने तक। सीएफ का जो आखिरी नंबर होता है वो क्या हो जाता है? एन। यहां तक क्लियर हो गया? फिर एन निकालने के बाद क्या करना है? क्या लिखा था? n + 1/2 ऑब्जर्वेशन, ये देखना है। तो n + 1/2 कितना आएगा बताओ? 13.5, 13.5 ऑब्जर्वेशन। तो जब भी ऐसा पॉइंट में आता है तो हम क्या करते हैं? उसके पहले और बाद वाले ऑब्जर्वेशन का एवरेज ले लेते हैं। तो उसके पहले मतलब 13th नंबर वाला, बाद मतलब कौन सा? 14th नंबर वाला, इनका एवरेज लो। तो अब यहां पर 13th नंबर में कौन सा ऑब्जर्वेशन है बताओ? 13th नंबर में कौन सा है और 14th नंबर में कौन सा है? अच्छा ये बताओ, ये ऑब्जर्वेशन को जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा? पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 5। xi जो है वो ऑब्जर्वेशन है, fi का मतलब फ्रीक्वेंसी है। अच्छा ये बताओ 8th ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसका? 5। 8th ऑब्जर्वेशन भी 5 होगा। 9th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 7। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि 5 जो है वो कितने बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। 5 5 5 ऐसा 8 बार लिखा है। उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितने बार रिपीट हो रहा है। फिर 9th बार में कौन सा नंबर आया है? 7, और वो कितने बार रिपीट हुआ है? 6 टाइम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर मैं पूछता हूं कि बताओ मुझे 14th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो 14th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 7। अगर मैं पूछता हूँ 13th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो वो भी 7 होगा। समझ में आ रहा है क्यों 7 होगा? क्योंकि 14 13 14 ये पूरे 6, अब ये 6 डिजिट पूरे 7 होंगे। ठीक है, तो उन दोनों का एवरेज क्या होगा? 13th और 14th ऑब्जर्वेशन का एवरेज क्या होगा? 13th भी 7 है, 14th भी 7 है, तो दोनों का एवरेज क्या आएगा? 7 ही आएगा। तो उसका मीडियन क्या आ जाएगा? 7 आएगा। आया क्या समझ में? या रिपीट करो दूसरी बार दोबारा बताओ, दृष्टि बताओ एक बार और। ठीक है, एक एग्जांपल लेके होता तो मान लो तुम्हारा ये n/2 + n + 1/2 जो आया ना, मान लो ये वाली वैल्यू तुम्हारी आती 14.5, बाकी बच्चे भी सुन सकते हो। मान लो ये वाली वैल्यू आती 14.5, तो इसका मतलब हम क्या करते? हम सीएफ में वो नंबर देखते कि 14.5, तो मतलब 14 कहां पर है और 15 कहां पर है? तो देखो 14 कहां पर आ रहा है? यहाँ पर। तो 14 यहाँ पर है, तो 14th नंबर वाला ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? 7। 15th कहां पर आएगा? इसके बाद आ जाएगा, तो 15th ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 9। तो अब इसका मीडियन क्या हो जाएगा? 7 और 9 का एवरेज, जो कि कितना आ जाएगा? 8। लेकिन अभी हमारे पास ये नंबर कितना है? 13.5। तो 13th और 14th दोनों ऑब्जर्वेशन जो है इसी सीएफ के अंडर आ रहे हैं, जो कि 7 है। तो स्पेस का मीडियन कितना हो जाएगा? 7। समझ में आएगा ये चीज? तो अभी यहां पर आपको मीडियन मतलब कि m की वैल्यू मिल गई 7। अब क्या करना है इसके बाद? xi माइनस क्या करोगे? m। फिर क्या करोगे? मॉड लेना है, फिर क्या मल्टीप्लाई करना है उसको? किससे? fi से। फिर पूरा सम करना है और फिर फाइनली फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, मीन एडिशन अपॉन द मीडियन का। हो जाएगा ये? ये वाला बोल रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है। अगर n तेरा इवन है ना तो ये पॉइंट में आएगा, n अगर ऑड होगा तो ये पॉइंट में नहीं आएगा।
पता नहीं, चेक करो तो एक बार, न्यूज़ बुक है। तो शायद एक बार 7th का आंसर देखो, फर्स्ट एक्सरसाइज 3.23। ठीक है, छोड़ो, समझ गए ना, स्किप करें। डन। अभी एक लास्ट टॉपिक और बच गया, क्या? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब कौन से डेटा के लिए? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में क्या बदल जाएगा? क्लास इंटरवल। ये वाला प्रोसेस पूरा वैसे ही होगा, लेकिन मीडियन निकालने के एक फॉर्मूला जो 10th में पढ़ते थे ना, वो फॉर्मूला लगेगा। 10th में मीडियन निकालने का फॉर्मूला याद है किसी को? नहीं, वो मोड का बता रहा हूं। plus n/2 minus CF by F times H। अभी भी दिया लगता है, याद है, गुड, अच्छी बात है। That's में आता है। हाँ, अच्छा, तुम लोग कॉमर्स में पढ़ते हो ना? ओके, हाँ, ये कॉमर्स वाले लोग स्टैटिस्टिक्स में बहुत अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता था L plus n/2 minus CF अपॉन F इंटू क्या हो जाता था? H। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। L क्या होता था? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। याद करो, उसमें मीडियन क्लास निकालते थे, याद आया? मीडियन क्लास कैसे निकलता था? n/2 वाला नंबर कहां पर आ रहा है? कोई बात नहीं, अगर नहीं बनेगा तो अगली क्लास में बता दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ना हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज चालू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम है, अगर आएगा तो 1 2 3 4 ये 4 में से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज से हम वेरिएंस स्टार्ट करते हैं। वेरिएंस एक दूसरे टाइप का डिस्पर्शन है। मैंने बताया ना, हम किस चीज की पढ़ाई करेंगे 11th की स्टैटिस्टिक्स में? डिस्पर्शन, डेटा कितना स्प्रेडेड है। और 10th में क्या पढ़ते थे? डेटा का मीन कहां पर है, बीच वाली वैल्यू कहां पर है, और यहाँ पर कितना स्प्रेडेड है। ये दो अलग चीजें होती है, ठीक है। दोनों का दोनों डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इन्फ्रेंशियल में क्या करते हैं? इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। वो आपके में अभी नहीं आएगा, तुम लोगों के में आ जाएगा। 12th में तो स्टैटिस्टिक्स गायब हो जाता है, ठीक है। जितने भी रिसर्चर है ना, वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं ताकि उससे रिजल्ट्स आइडेंटिफाई कर पाए।